हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात एक पिता की, हिंदी सिनेमा के बीते दौर का एक बहुत बड़ा नाम जो आज भी अपनी बेटी की यादों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। बात गीतकार हसरत जयपुरी की और उनसे जुड़ी यादों की। यादें अनसुनी अनजानी, बेटी किश्वर की जुबानी। किश्वर 38 साल पहले शादी करके पाकिस्तान चली गई थी, जहां वो बीकानेर से सटे जिला रहीम यार खान में रहती हैं। अपनी उस जमीन से हमेशा के लिए दूर हो जाने का दर्द उन्हें सालता रहता है, जहां वो जन्मी पली बढ़ी और जहां उनका मायका है। हालांकि वो कहती हैं मायका है नहीं था। किश्वर कहती हैं डैडी का जन्म 15 अप्रैल 1922 को जयपुर के मोहल्ले 4 दरवाजा चौकड़ी रामचंद्र जी की में हुआ था और उनका असली नाम इकबाल हुसैन था। 3 भाई और 2 बहनों में वो सबसे बड़े थे। उनके पिता यानी मेरे दादा नाजिम हुसैन फौज में थे। डैडी से छोटी बहन बिल्किस की शादी संगीतकार सरदार मलिक से हुई थी। संगीतकार अनु मलिक बिल्किस यानी मेरी बुआ के बेटे हैं। बिल्किस से छोटी बहन यानी मेरी छोटी बुआ का नाम जुबैदा है। उनका बेटा मजहर सैयद और बहू मौली गांगुली टीवी शोज के जाने माने चेहरे हैं। जुबैदा से छोटे भाई मुमताज हुसैन और सबसे छोटे इकराम हुसैन थे। इकराम हुसैन भी बहुत जल्द गुजर गए थे। डैडी बहुत छोटे थे जब उनके पिता का इंतकाल हो गया था। ऐसे में 5 बच्चों का लालन पालन मेरी दादी फिरदौसी बेगम ने किया। डैडी के नाना फिदा हुसैन फिदा अपने दौर के एक मशहूर शायर थे। डैडी को लिखने का गुण अपने नाना से मिला था। नाना उनकी शायरी को सुधारते थे, उन्हें गाइड करते थे, लेकिन मेरी दादी को यानी डैडी की माँ फिरदौसी बेगम को डैडी का शेर व शायरी करना जरा भी नहीं सुहाता था और इसीलिए एक रोज गुस्से में आकर उन्होंने डैडी का बिस्तरा उठाकर फेंक दिया था कि निकलो घर से, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। उस वक्त डैडी की उम्र बामुश्किल 18-19 साल थी। डैडी की स्कूली पढ़ाई लिखाई मुश्किल से 4वीं तक ही हुई थी। पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं था, लेकिन उर्दू फारसी में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ शायरी में थी। घर से निकाले जाने के बाद उन्होंने ट्रेन पकड़ी और सीधे मुंबई चले आए। फुटपाथों पर सोए, खाने को जो मिला खा लिया, वरना भूखे सो गए। सड़कों पर खिलौने बेचे। उनके साथ फुटपाथ पर एक मजदूर भी सोता था। एक सुबह वो मरा मिला। डैडी बहुत दुखी हुए। रोते रोते उन्होंने कविता लिखी, मजदूर की लाश। यही वो कविता थी जिसे एक मुशायरे में सुनकर पृथ्वीराज कपूर ने उनके नाम की सिफारिश राज कपूर से की थी, जो उन दिनों फिल्म बरसात बना रहे थे। फिल्म बरसात और उसके गीतों ने जो बरसना शुरू किया तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया था। डैडी को आमतौर पर रोमांटिक गीतों के लिए जाना जाता है। रोमांस दरअसल उनकी तरबियत का ही हिस्सा था। जयपुर में हमारे पुश्तैनी मकान के ठीक सामने वाला घर एक मारवाड़ी परिवार का था। उन दिनों घरों के बाहर बरामदों खिड़कियों में चिलमने पड़ी होती थी, जिन्हें आम बोलचाल में चिके कहा जाता है। डैडी को उस परिवार की लड़की राधा अक्सर चिक हटाकर बाहर झांकती नजर आती थी। उसकी खूबसूरती और मासूम अदाओं ने डैडी पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि उन्होंने उसे एक लव लेटर भेजा, जिसमें लिखा था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना। बहरहाल वो राधा के जवाब का इंतजार करते रहे और राधा शादी करके जो गई तो दोबारा नजर ही नहीं आई। और फिर उस किशोरावस्था के आखिरी सालों में डैडी भी घर छोड़कर मुंबई चले आए थे। आगे चलकर इस गीत को फिल्म संगम में इस्तेमाल किया गया था।
बकौल किश्वर मुंबई में लंबे संघर्ष के बाद डैडी को BEST में कंडक्टर की नौकरी मिली, लेकिन उनके रोमांटिक स्वभाव का आलम ये कि खूबसूरत महिलाओं से वो टिकट का पैसा ही नहीं लेते थे। उनकी कलम की रवानगी बरकरार थी और वो गाहे बगाहे मुशायरों में हिस्सा भी लेने लगे थे। ऐसे ही एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें सुनकर राज कपूर से उनके नाम की सिफारिश की थी। डैडी की शादी साल 1953 में हुई थी। मेरी माँ बिल्किस कानपुर की रहने वाली थी। डैडी बहुत सीधे साधे इंसान थे और किसी भी तरह का दिखावा, बनावटीपन उन्हें पसंद ही नहीं था। वो हमेशा जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। बहुत धीरे धीरे खाने के शौकीन बहुत थे। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। नौशाद साहब और उनकी बीवी भी अक्सर हमारे यहाँ माँ का पकाया खाना खाने आते थे। माँ को डैडी अजी कहकर बुलाते थे। एक रोज माँ किसी बात पर नाराज हुई तो डैडी ने उन्हें मनाते हुए कहा, अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। आगे चलकर इस मुखड़े पर उन्होंने पूरा गीत लिखा जो फिल्म आरजू में इस्तेमाल किया गया था। एक गीत को लेकर अक्सर सवाल उठता है कि गीत किसने लिखा, हसरत ने या शैलेंद्र ने। वो गीत है फिल्म ब्रह्मचारी का, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। यह सवाल अक्सर मुझसे भी किया जाता है, तो मैं बताना चाहती हूं कि यह गीत डैडी का ही है और इसका सबूत है 78 RPM के वो रिकॉर्ड्स जो फिल्म के रिलीज के समय बने थे, यानी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। उन पर इस गीत के गीतकार के तौर पर डैडी का नाम देखा जा सकता है। इस गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर से जुड़ी एक बात और मैं बताना चाहूंगी। ये गीत दरअसल राजेंद्र कुमार के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इस गीत को ठुकरा दिया कि मुझे डांस नहीं आता। जयकिशन अंकल इस बात को लेकर बहुत अपसेट थे क्योंकि उन्हें अपना बनाया ये गीत बहुत पसंद था और वो कहते थे कि ये गीत सुपरहिट होगा। शमी जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गीत सुना और फिर उसे अपने लिए रखवा लिया। उनका कहना था कि इस गीत को मैं किसी न किसी फिल्म में फिट करवा दूंगा और जैसा जयकिशन अंकल कहते थे ये गीत वाकई सुपरहिट हुआ। डैडी अपनी कलम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनका लिखा कोई चुरा ले तो वो दिल ही दिल में बहुत घुटते थे। वो कहते थे, मेरा धन दौलत सब ले लो, बस मेरा कलाम चोरी मत करो। लेकिन उन्हें उनके अपने ने ही धोखा दिया। डैडी की जिंदगी में कोई दुराव छिपाव नहीं था। वो अपनी रचनाएं सीधे सच्चे मन से लोगों को सुना देते थे। उन्होंने एक मुखड़ा लिखा था, ओ काले बुरके वाली तेरा नाम तो बता, जाएगी कहां वो मकान तो बता। उनके उन्हीं अपने ने ये मुखड़ा सुना और इंदिवर जी को देकर उनसे पूरा गीत लिखवा लिया, और लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। इसी तरह डैडी का लिखा मुखड़ा पीपल के पतवा पे लिख दे दिल की बात उठाकर किसी और संगीतकार को दे दिया, जिसे फिल्म सूर्यवंशम में इस्तेमाल किया गया था। हसरत साहब ने अपना वो दर्द जिन अल्फाज में बयां किया है, आइए वो सुने किश्वर जी की जुबानी। प्यारे दोस्तों, ये मेरे डैडी और मेरी माँ की तस्वीर है और यहाँ मैं आप सब दोस्तों से एक कलाम अपने डैडी का साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, जो उन्होंने लिखा था जब किसी अपने ने उनको बहुत बड़ा दुख दिया था और उनके दिल को लगी थी, और उन्होंने उसी वक्त ये कलाम लिखा और मुझे बोला, इधर आओ बेटा किशो, इसको याद करना और मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं और कहूँ कि ये पढ़ो तो आपने पढ़ना है। तो कलाम इस तरह से है कि शिकवा न कर हसरत ज़माने के खुदाओं से, दुनिया बड़ी जालिम है दमसाज नहीं होती, वो खुद ही समझ लेगा मुख्तारे दो आलम है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। उन्हीं अपने ने जब डैडी को ये कहा कि अब आप बूढ़े हो गए हो, रोमांटिक सॉन्ग्स लिखना अब आपके बस का नहीं रहा, तो डैडी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। शंकर जी की जोड़ी शैलेंद्र और जयकिशन जी की जोड़ी डैडी के साथ बनी हुई थी, लेकिन उधर शैलेंद्र और इधर जयकिशन अंकल दुनिया से रुखसत हो चुके थे। शंकर जी और डैडी दोनों ही अब अकेले थे। ऐसे में
आरके में नई टीम आ गई थी। राज साहब के राम तेरी गंगा मैली फ्लोर पर थी। डैडी जाकर उनके और फिल्म के संगीतकार रविंद्र जैन साहब से मिले। इस फिल्म के गीत भी रविंद्र जैन साहब खुद ही लिख रहे थे। डैडी ने उन दोनों से सिर्फ एक रोमांटिक गीत देने की प्रार्थना की। राज साहब ने डैडी को एक मुखड़ा देकर उस पर गीत लिखने को कहा और डैडी उस चैलेंज में अव्वल आए। वो गीत था सुपर डुपर हिट सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। अपने जोड़ीदार यानी जय किशन जी का जाना हसरत साहब के लिए बहुत बड़ा झटका था। वो जय किशन जी को सारी जिंदगी नहीं भुला पाए। आइए सुने पिता का वो दर्द बेटी की जुबान से। दोस्तों कि मेरे डैडी और जय किशन अंकल, जिनको प्यार से मेरे डैडी जय बुलाते थे, उनके बीच किस तरह का प्यार था, किस तरह की बॉन्डिंग थी। जब जय अंकल इस दुनिया से डैडी को अकेला छोड़ के चले गए तो मेरे डैडी ने एक रिकॉर्ड की थी, पोएम उनके लिए लिखी थी। मेरे बिछड़े हुए साथी, मेरे मनचाहे सनम, हसरतें उड़ नहीं सकती, उन्हें परवाज़ तो दो। तुम कहाँ कौन सी मंजिल पे रहा करते हो, तुम जहाँ भी हो खुदा के लिए आवाज़ तो दो, आवाज़ तो दो। मैं छोटी थी लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे डैडी कितना रोए थे जब जय अंकल गए थे, और सिसक सिसक के रोए थे। वो पहला टाइम था जब मैंने अपने डैडी को रोते हुए देखा था। तो बस दोस्तों, ये मेरी डैडी और जय अंकल की मोहब्बत की कहानी है। और ऐसा होता था अक्सर में कि जब दिवाली आती थी तो सबसे पहले हमारे घर में सुबह सुबह जय अंकल मुस्कुराते हुए आते थे, एक बहुत बड़ा मिठाई का डिब्बा लेकर। बस अब तो यादें ही यादें रह गई और कुछ नहीं रहा। 1970 के दशक के आखिरी सालों में डैडी के चेहरे पर हार्पिस हुआ, जिसे देसी जुबान में मकड़ा या नागिन भी कहते हैं। डॉक्टरी इलाज से वो ठीक तो हो गए, लेकिन उसका असर डैडी पर जिंदगी भर रहा। उन्हें इतनी तकलीफ होती थी कि मैं हर रात उठकर देखती थी कि उनकी सांसें चल भी रही हैं या नहीं। 17 सितंबर 1999 को डैडी गुजरे, लेकिन इस तकलीफ ने आखिरी सांस तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। डैडी का नाम सबसे ज्यादा 63 संगीतकारों के साथ काम करने का रिकॉर्ड था। राजस्थान सरकार ने उन्हें राजस्थान श्री और राजस्थान रत्न से सम्मानित किया था। जयपुर के हमारे पुश्तैनी मकान फिरदौसी मंजिल तक जाने वाली सड़क का नाम हसरत जयपुरी मार्ग रखा गया, लेकिन ये सब मैं पीछे छोड़ आई। मैंने जुहूतारा रोड के मानिक जी कूपर और SNDT कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1978 में 10वीं, 80 में 12वीं और 83 में ग्रेजुएशन किया, और फिर साल 1986 में मेरी शादी हो गई। दरअसल जयपुर में मेरी दादी गुजरी तो उनके 40वें पर फूफा सरदार मलिक के छोटे भाई और उनकी पत्नी भी भारत आए। साथ में उनके बेटे बादशाह उर्फ शौकत इलियास मलिक भी थे, जो कई साल सऊदी के दम्माम शहर में आरामको कंपनी में काम करने के बाद अब वापस पाकिस्तान लौटकर अपना बिजनेस कर रहे थे। बंटवारे के दौरान फूफा जी के माँ बाप भाई बहन सभी लोग पाकिस्तान चले गए थे। बादशाह सबको पसंद आए, मैं भी उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। फूफा जी ने उनसे मेरे रिश्ते की बात चलाई तो किसी ने भी आपत्ति नहीं की। डैडी और माँ जरूर इकलौती बेटी को दूसरे मुल्क भेजने से हिचक रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा और खुशी को देखते हुए उन्हें हाँ करना ही पड़ा। अब पिछले 38 सालों से मैं पड़ोस में होते हुए भी अपनी जन्मभूमि से इतना दूर हूँ कि माँ बाप का आखिरी वक्त में चेहरा तक नहीं देख पाई, और न ही उनके जाने के बाद मायके ही आ पाई। डैडी से मैं आखिरी बार 1999 में उनके गुजरने से 1 महीना पहले मिली थी। साल 2007 में मैं आखिरी बार भारत आई थी। माँ 2009 में गुजरी। आज शिद्दत से महसूस करती हूँ कि मायका भी तभी तक है जब तक माँ बाप है। उसके बाद न वो प्यार, न लगाव, न वो अपनापन। अब जो स्कीम के उस बंगले गजल विला की सीढ़ियां चढ़ने का भी मन नहीं होता, जहां मैं अपने 2 भाइयों के साथ पली बढ़ी बड़ी हुई। आज सब पीछे छूट गया। मेरे साथ हैं तो बस माँ बाप की यादें, जो अगर हंसाती हैं तो रुलाती भी कुछ कम नहीं है। अपनों से दूर होने का यह गम मरते दम तक मुझे सालता रहेगा। तो ये थी पिता हसरत जयपुरी को लेकर बेटी किश्वर जयपुरी की कुछ यादें, किश्वर की ही जुबानी।
कुछ जानी, कुछ अनजानी। और अब बात अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 112 की, जिसमें होंगी बीते दौर की जानी मानी अभिनेत्री और हिंदी सिनेमा की पहली ग्लैमरस मां सोनिया साहनी। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा के बीते दौर की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।